Hello students, today's lecture is on folded dipole antenna. This is our lecture number 23 in our antenna and microwave engineering course. आइए देखते हैं folded dipole क्या होता है। यहाँ पर आपको यागी उडा एंटीना दिख रहा होगा जहाँ पे ये डायपोल्स यूज़ किए गए हैं और यहाँ पर आपको सेंटर में जहाँ पे फीड दिया है वहाँ पे आपका फोल्डेड डायपोल यूज़ किया गया है। तो ये आपका फोल्डेड डायपोल होता है। इसमें 2 डायपोल्स यूज़ होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ लूप। तो आपको दिख रहा होगा फोल्डेड डायपोल इस प्रकार से दिखता है। फोल्डेड डायपोल एंटीना क्या होता है? इफ़ two parallel dipole antenna are connected so as to form a thin wire loop, it is called as folded dipole antenna. अगर दो पैरेलल डायपोलर एंटीना, ये क्या है? दो डायपोल्स हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि डायपोल एंटीना क्या होते हैं। तो वहीं आपके यहाँ पे दो डायपोल एंटीना है जो कि आपने कनेक्ट किए हैं। यहाँ पर आपने दोनों डायपोल्स को कनेक्ट किया है और एक थिन वायर लूप फॉर्म हो गया है। इट इज़ कॉल्ड एज फोल्डेड डायपोल एंटीना। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे? फोल्डेड डायपोल एंटीना कहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल डायपोल्स कनेक्टेड एट द एंड्स फॉर्मिंग अ नैरो वायर लूप। ये जो दोनों डायपोल हैं एंड से जुड़े हुए हैं और एक नैरो वायर लूप फॉर्म कर रहे हैं। लूप मतलब क्या होता है? एक क्लोज्ड पाथ फॉर्म कर रहे हैं दोनों डायपोल्स मिलके। फिर लेंथ ऑफ द डायपोल L इक्वल्स टू λ/2। यहाँ पे उसकी लेंथ है λ/2 एंड सेपरेशन बिटवीन द 2 डायपोल्स इज़ D। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमारा D से हमने शो किया है, विच इज़ वेरी स्मॉलर देन लैम्ला एंड L। ये लैम्ला और L से बहुत ही स्मॉल है। यहाँ पर हमने दोनों डायपोल की रेडियस लिखी है, एक की R1 और एक की R2। ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है और ये हमारा फीड पॉइंट है। ये हमारा AC सोर्स है। तो AC सोर्स से हम हमारे फोल्डेड डायपोल एंटीना को फीड देंगे, करंट प्रोवाइड करेंगे, इनपुट देंगे, इनपुट सोर्स। तो आपने देखा कि ये हमारा जब एक दो डायपोल एंटीना से जब एक वायर लूप फॉर्म हो जाता है उसे हम फोल्डेड डायपोल एंटीना कहते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे ये यहाँ पे भी क्या हुआ है? ये दो डायपोल एंटीना से क्या बन गया है? एक थिन वायर लूप बन गया है। अब आगे देखते हैं। इट हैज़ हाई इनपुट इम्पिडेंस देन हाफ वेव डायपोल। हाफ वेव डायपोल के केस में हमने देखा था कि लो इनपुट इम्पिडेंस होता है। यहाँ पर क्या है? हाई इनपुट इम्पिडेंस। इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है? जो हमारे इनपुट पे जो हम रेजिस्टेंस देते हैं, मतलब वोल्टेज अपॉन करंट का जो रेशो होता है उसे क्या कहते हैं? इम्पिडेंस कहते हैं। और इनपुट इम्पिडेंस मतलब इनपुट पे जो इम्पिडेंस है, तो यहाँ का जो इनपुट इम्पिडेंस है वो क्या है? बहुत हाई है। फिर क्या है? इट हैज़ हाई बैंडविड्थ देन हाफ वेव डायपोल एंटीना। हाई इसकी क्या है? हाई बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ होती है लो अपर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी। अपर फ्रिक्वेंसी और लोअर फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस हमारी बैंडविड्थ कहलाती है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखी कि बैंडविड्थ क्या होती है। तो आपके फोल्डेड डायपोल एंटीना की बैंडविड्थ क्या होती है? ज़्यादा होती है। किससे? हाफ वेव डायपोल एंटीना से। फिर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर 300 ओम ट्रांसमिशन लाइन। तो 300 ओम ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये यूटिलाइज होता है। 300 ओम क्या है? 300 ओम है ट्रांसमिशन लाइन का से कनेक्ट होने वाला इम्पिडेंस। तो जो ट्रांसमिशन लाइन का इम्पिडेंस है वो कितना होगा? 300 ओम। जो हम कनेक्ट करते हैं फोल्डेड डायपोल से उसका इम्पिडेंस क्या होगा? 300 ओम। ट्रांसमिशन लाइन कहाँ लगी होती है? ये होती है हमारी ट्रांसमिशन लाइन, जहाँ से हम फोल्डेड डायपोल को इनपुट देते हैं। अब आगे देखते हैं।
इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीजेस, तो इम्पीडेंस मतलब जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है, इंक्रीज है। कैसे इंक्रीज है, फोल्डेड डायपोल के केस में, देयरफॉर ईजी टू मैच विद द ट्रांसमिशन लाइन, और ट्रांसमिशन लाइन हमारी 300 ओम की है, तो इसका जो इम्पीडेंस है और हमारे फोल्डेड डायपोल का इम्पीडेंस जो है, क्योंकि वो हाई है इसलिए मैच करना ईजी हो गया है। अब केस 1 एंड केस 2, अगर हमारी जो रेडियस है उसके हिसाब से हमने दो केस डिफाइन किए हैं। जब हमारी R1 और R2 एक बराबर यानी सेम रेडियस की होगी, और जब हमारी R1 और R2 अलग अलग रेडियस की होगी। इसका क्या मतलब है, जो हमने डायपोल एंटीना यूज़ किया है वह डायपोल्स जो हैं आपके डिफरेंट विड्थ के, यानी क्रॉस सेक्शनल जो आपका होना चाहिए वो अलग अलग के होंगे, तो एक केस बना, और अगर वो सेम क्रॉस सेक्शन के होंगे तो दूसरा केस बना। तो ऐसे दो केस हम लेके चल रहे हैं। R1 इक्वल टू R2, अगर दोनों डायपोल जो है सेम क्रॉस सेक्शन के या सेम रेडियस के होंगे तो हमारा जो इनपुट इम्पीडेंस का फॉर्मूला है Z इनपुट इज इक्वल टू N स्क्वायर इंटू ZD। हमारा N क्या है, नंबर ऑफ डायपोल एंटीना, कितने डायपोल लगे हैं। तो यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर हमने दो डायपोल का यूज़ किया है। फोल्डेड डायपोल एंटीना में आप दो से ज़्यादा डायपोल का भी यूज़ करेंगे, इसीलिए हमने इस फॉर्मूले में N स्क्वायर लिखा है। इनपुट इम्पीडेंस इज इक्वल टू N स्क्वायर इंटू ZD। ZD हमारा है डायपोल इम्पीडेंस, किसका, इनपुट इम्पीडेंस है हमारे हाफ वेव डायपोल का। तो हाफ वेव डायपोल का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो होता है 73 ओम, और अगर आपने यहाँ पे दो हाफ वेव डायपोल यूज़ किए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर हम करेंगे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू इनपुट इम्पीडेंस ऑफ हाफ वेव डायपोल, तो वो क्या है 73। तो 73 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 300 ओम आ जाता है, और 300 ओम क्या है, आपके ट्रांसमिशन लाइन का भी 300 ओम है, तो यहाँ पर जो हम कनेक्ट करेंगे वो बहुत अच्छे से मैच हो जाएगा। अगर हम केस 2 देखें, जब हमारी R1 R2 के बराबर नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, और ये फॉर्मूला आपको तभी अप्लाई करना है इनपुट इम्पीडेंस के लिए जब आपकी रेडियस जो है वो नॉट द सेम, एक जैसी नहीं होगी दोनों डायपोल्स के लिए। Z11 सेल्फ इम्पीडेंस है, D है डिस्टेंस बिटवीन द एंटीना, D आपका डिस्टेंस बिटवीन द एंटीना, R1 R2 है R1 R2 है आपके रेडियस ऑफ 2 एंटीना, और ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा जब R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2। ये आपका इनपुट इम्पीडेंस का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए ऑपरेशन ऑफ फोल्डेड डायपोल, तो फोल्डेड डायपोल 2 डिफरेंट मोड्स में ऑपरेट होता है। एक होता है ट्रांसमिशन लाइन मोड और एक होता है एंटीना मोड। यहाँ पे भी हमारे 2 डायपोल एंटीना हैं जिसको सेंटर से हमने फीड दिया है, बट जब ट्रांसमिशन लाइन मोड में जो एक डायपोल का जो करंट का डायरेक्शन है वो दूसरे डायपोल के अपोजिट है। इस दिशा में करंट मूव कर रहा है इस डायपोल में, और इस दिशा में करंट मूव कर रहा है इस डायपोल में, तो करंट डायरेक्शन इज अपोजिट इन बोथ डायपोल्स। तो दोनों डायपोल में करंट अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ये रेडिएट नहीं करेगा। ये रेडिएट नहीं करेगा मतलब ये एज एन एंटीना वर्क नहीं कर रहा है। एंटीना के लिए हमें रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एटमॉस्फेयर में हमारा सिग्नल जाना चाहिए जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। मगर एंटीना मोड में दोनों करंट की डायरेक्शन एक ही दिशा में होती है, तो जो हमारा जो रेडिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक साथ ऐड हो जाएगा दोनों करंट सोर्स से, और ऐड होने से कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होने से एक बराबर मैक्सिमम ऐड हो गए तो क्या होगा, रेडिएशन प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो रेडिएशन निकला यहाँ से जो रेडिएशन निकला वो मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और हमारा मैक्सिमम रेडिएशन एटमॉस्फेयर में फ्लो होने लगेगा। तो हमारा क्या हो गया, रेडिएशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट जो है सेम डायरेक्शन में है इन बोथ द डायपोल्स। जो करंट है वो हाफ हो गया है, तो IA/2 यहाँ पे फ्लो होगा और IA/2 यहाँ पे फ्लो होगा। यहाँ का जो वोल्टेज है वो है V/2, और यहाँ पे भी सेम V/2 वोल्टेज है, बट यहाँ पे जो करंट है वो हाफ नहीं हो रहा है, यहाँ पे करंट है
टी। तो आपने देखा कैसे हमारा फोल्डेड डायपोल जो है दो डिफरेंट मोड्स में ट्रेवल कर रहा है, बट रेडिएशन हमारा एंटीना मोड में ही होगा जब दोनों डायपोल्स की डायरेक्शन सेम, करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगी। फिर देखते हैं फोल्डेड डायपोल एंटीना। फोल्डेड डायपोल एंटीना कन्वेंशनल टू हाफ वेव डायपोल्स, मतलब दो हाफ वेव डायपोल से मिलके बना है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, जैसे अभी हमने देखा। फिर हमने क्या देखा कि जो दूसरा डायपोल है वो स्प्लिट कर देगा बीच से, अदर इज स्प्लिट एट द सेंटर, सेंटर से स्प्लिट हो गया है और हम इसको फीड देंगे। सेंटर इज फेड विद द बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ से हमने उसको बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन से फीड दिया है और एज अ रिजल्ट द वोल्टेज एट द एंड टू डायपोल्स आर सेम। तो यहाँ पर जो दोनों एंड पर वोल्टेज हैं वो सेम होंगे। कितना हमारा वोल्टेज था, V/2। When the radiation fields are concerned, the two dipoles are found to be in parallel essentially। तो यहाँ पे दोनों, अगर हमें रेडिएशन प्रोड्यूस करना है तो दोनों डायपोल को क्या करना पड़ेगा, पैरेलल रखना पड़ेगा। पैरेलल, एक ऐसा है दूसरा ऐसा, पैरेलल रहेगा। फिर नोट द रेडिएशन पैटर्न ऑफ द कन्वेंशनल हाफ वेव डायपोल एंड द फोल्डेड डायपोल आर एग्जैक्टली सेम। आपने पिछले केस में देखा था, जब हमने डायपोल एंटीना की बात की थी तब हमने देखा था कि डायपोल से, जैसे डायपोल इस डायरेक्शन में है तो उसका रेडिएशन उसके 90 डिग्री पे होगा। तो आप देखेंगे कि अगर इस दिशा में हमारा डायपोल है तो हमारा रेडिएशन उसके 90 डिग्री पर है, और दोनों साइड, बोथ द साइड्स, तो ये किसके जैसा हो गया, ये हमारे डायपोल एंटीना, हाफ वेव डायपोल एंटीना जो था उसका रेडिएशन जैसा ही फोल्डेड डायपोल एंटीना का भी रेडिएशन होगा। तो हमने दो डायपोल यूज़ किए, पैरेलल दो डायपोल यूज़ किए, इनपुट हमने ट्रांसमिशन लाइन से दिया और हमने एक AC सोर्स लगाया है। दोनों के एंड पे जो वोल्टेज है वो हमें बराबर वोल्टेज मिलेगा और दोनों के एंड पे दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज़ I/2। But main difference between the two is the input impedance of the folded dipole is much higher than that of conventional half wave dipole। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इसका मेन डिफरेंस हाफ वेव डायपोल से यही है कि यहाँ पे जो सेंटर, यहाँ पे जो इनपुट इम्पीडेंस हम दे रहे हैं वो फोल्डेड डायपोल एंटीना का ज़्यादा है, 300 ओम, और हाफ वेव डायपोल एंटीना का क्या था, 73। तो आप देखेंगे कि फोल्डेड डायपोल का जो है वो है हाइयर देन द हाफ वेव डायपोल। देयर आर टू मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमारी डायरेक्टिविटी एंड बैंडविड्थ। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, इसकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा है। हमने यहाँ पे पॉइंट देखा था कि हायर बैंडविड्थ देन द हाफ वेव डायपोल। तो फोल्डेड डायपोल की हमारी बैंडविड्थ भी ज़्यादा है और आपकी इसमें क्या है, आपका हाई इम्पीडेंस भी आपका ज़्यादा है। अब आगे देखते हैं, कंसीडर द टोटल करंट फ्लोइंग इनटू टर्मिनल 1 and 1' इज I। नाउ द रेडियस ऑफ द कंडक्टर आर इक्वल, देन द डायपोल्स विल कैरी इक्वल करंट ऑफ मैग्नीट्यूड I/2। तो हमने यहाँ देखा कि I/2 फ्लो हो रहा है क्योंकि रेडियस आपकी बराबर है यहाँ पे, और I1 टर्मिनल से यहाँ से हमने इनपुट करंट दिया है और करंट जो है I करंट हमने यहाँ से दिया है और करंट दो भागों में डिवाइड हो गया है, दैट इज I/2। नाउ इफ दिस हैड बीन अ स्ट्रेट डायपोल द टोटल करंट वुड फ्लो इन अ फर्स्ट ओनली डायपोल आर्म। नाउ इफ द, अगर आप देखें अगर ये स्ट्रेट वायर होगा तो पहले ही डायपोल में हमारा पूरा करंट फ्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे इफ़ द पावर अप्लाइड इज सेम, ओनली हाफ ऑफ द करंट फ्लो इन फर्स्ट डायपोल, एज द पावर P इक्वल टू I²R, द टोटल इनपुट इम्पीडेंस ऑफ फोल्डेड डायपोल बिकम्स 4 times दैट ऑफ द स्ट्रेट डायपोल। तो जो हमारा इनपुट इम्पीडेंस या टोटल रेडिएटेड पावर, रेडिएशन रेजिस्टेंस है, क्या होगा, 4 times होगा। 4 times होगा कैसे, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ हमारे स्ट्रेट डायपोल की। तो 4 × हो गया 73, आ गया 292 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300 ओम है। तो जैसे हमने देखा कि फोल्डेड डायपोल में हमारा इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होता है, रेडिएशन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। कितना होता है, लगभग 300 ओम, जो कि हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया था। यहाँ पे भी हमने देखा था कि जो हमारा इनपुट इम्पीडेंस है फोल्डेड डायपोल के केस में और हमारे हाफ वेव डायपोल के केस में 73 होता है, उसका 4 गुना हमारा फोल्डेड डायपोल के केस में होता है, दैट इज 300 ओम। तो हमारा इनपुट इम्पीडेंस ऑफ फोल्डेड डायपोल इज मोर देन दैट ऑफ हाफ वेव डायपोल।
तो ठीक है, आपने ये देख लिया। फिर उसके बाद देखिए, अगर हमने एन एलिमेंट फोल्डेड डायपोल यूज़ किया है, मतलब आपने यहाँ पर कितने एलिमेंट, जैसे अभी हमने 2 एलिमेंट्स लगाए थे, इन्हें सिर्फ इतना सा लूप बना था, अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें और भी डायपोल्स जोड़ रहे हैं, तो हमारे कितने हो गए, एन एलिमेंट्स। तो अगर आपको इसका इनपुट इम्पिडेंस निकालना है तो आप लिखेंगे Zn इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ZD। तो ZD क्या है, हाफ वेव डायपोल का इनपुट इम्पिडेंस, और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन स्क्वायर। एन स्क्वायर क्या है, कितने नंबर ऑफ डायपोल्स हम ऐड कर रहे हैं। तो पिछले केस में हमने 2 किए थे, तो यहाँ आ गया था 2 स्क्वायर इंटू 73। अगर आप 4 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 स्क्वायर इंटू 73, जहाँ पे ZD आपका 73 ओम है, जो कि आपके हाफ वेव डायपोल का इनपुट इम्पिडेंस है। तो आपने देख लिया कि एन एलिमेंट के लिए फोल्डेड डायपोल जब बनाएंगे तो इनपुट इम्पिडेंस बढ़ता चला जाएगा। तो आपने देखा कि फोल्डेड डायपोल्स का मेन डिफरेंस क्या है हमारे डायपोल एंड हाफ वेव डायपोल से, कि इसका इनपुट इम्पिडेंस ज़्यादा होता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और एंटीना के बारे में एक्सप्लोर करेंगे।